मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। हम अपने आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की उस सिचुएशन पर बात करेंगे जो इस वक्त मीडिया पर कदगने लगने की वजह से हो रही है। पूरे पाकिस्तान में जो है सहाफी इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अगर एक काला कानून जो लाया जा रहा है अगर वो लाया तो उसके ऊपर बहुत शदीद तरीके से जो है वो तहरीक चलाई जाएगी। आज पार्लियामेंट के सामने भी सहाफियों का एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ी तादाद में जमा हुए एहतजाज हुआ और यही बात कही जा रही है, जबकि हुकूमत की तरफ से यही देखने में आ रहा है कि ये काला कानून लाया जाएगा। एक तो ये इस हवाले से आज की डिस्कशन बहुत अहम होगी, लेकिन हम जरा पाकिस्तान की हिस्ट्री पर भी पहले थोड़ी नजर डालेंगे। इसकी वजह ये है कि आज मेरे साथ प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान के एक ऐसे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि वो कहाँ काम करते रहे। उन्होंने 35 इयर्स जियो में सर्व किया। वो कॉलमनिस्ट भी हैं। फिर बोल ज्वाइन किया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, वहां पे काम करते रहे। आजकल 24 न्यूज चैनल पर हैं। लेकिन इनका इससे भी ज्यादा जबरदस्त तारुफ ये है कि माशाल्लाह का वो दौर, डिक्टेटरशिप का वो दौर, जनरल जिया का दौर, कि जिसमें शायद 2 या 3 सहाफी ऐसे थे कि जिनको कोड़े लगाए गए सड़कों पर। उनमें से एक नाम खावर नईम हाशमी साहब का है। आज मेरे साथ खावर नईम हाशमी मौजूद है। थैंक यू सो मच खावर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। मुझे कोड़े जो है वो सड़कों पे नहीं मारे गए थे, कोट लखपत जेल के अंदर मारे गए थे। मुझे बताइएगा कि वो दौर जब डिक्टेटरशिप में सहाफियों को जो है वो कोड़े मारे गए, उनके ऊपर बोलने की पाबंदी थी, कुछ कहने की पाबंदी थी, जबकि उस वक्त तो प्राइवेट मीडिया भी नहीं था। आप मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, वो जो आपका एक तजुर्बा है कि आप अभी आप बता रहे थे जेल में जो है वो कोड़े मारे गए थे, तो प्लीज जरा हमें बताइए उस हवाले से। आलिया, मार्शल का जो दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था, वो आज के दौर से मुख्तलिफ नहीं था। आज जो मीडिया पे पाबंदियां लगाई गई हैं, मेरे ख्याल में ये ज़ियाउल हक के ज़माने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मीडिया को टोटल कंट्रोल ये सऊदी अरब बनाना चाह रहे हैं, ये तुर्की बनाना चाह रहे हैं, ये ऐसे ममालिक बनाना चाह रहे हैं जिन मुल्कों में सिर्फ सरकारी अखबार होता है और सरकारी टेलीविजन होता है। और ये जो सारा मामला है, ये इमरान खान की हुकूमत में शुरू नहीं हुआ। ये सिलसिला स्टैब्लिशमेंट ने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो एक नाम नेहाद जमहूरी दौर है, ये कंटिन्यूटी ऑफ जनरल मुशर्रफ इरा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो मीडिया पर पाबंदियां लगाने की शुरुआत हुई थी, अब ये लोग उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि सहाफ़ी पूरी शद्दोमत के साथ और जितना जज्बा है उनके पास, वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के बाहर भी जमा है, एहतजाज हो रहा है। लेकिन हमें जाना पड़ेगा, मुआवजा करना पड़ेगा जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ लगाने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसने उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा अखबारात और जरायद जिनको वो अपना मुखालिफ समझता था, उन पर पाबंदी लगाई थी। आज के दौर में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो हमारा इंटरव्यू सुनेंगे। आज के दौर में जो सहाफियों की क़यादत है और ज़ियाउल हक के दौर में जो सहाफियों की क़यादत है, इसमें थोड़ा फर्क है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। कद्दो कामत का फर्क है, इस्तकामत का फर्क है। और वो जंग लड़ना, मेरे पास एक किताब है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये किताब है, ये अगर नजर आए, इस किताब का नाम है सबसे बड़ी जंग। जी, सबसे बड़ी जंग। और इसके पीछे बैक पेज पे
उन 3 सहाफियों की तस्वीरें हैं। मैं हूं, नासिर जैदी है, 600 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसका इंतकाल कर गया है। इस किताब के 3 एडिशन छपे। क्या हम आज इस पोजीशन में हैं कि आज जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उस जद्दोजहद की बुनियाद पर, उनके नतज की बुनियाद पर ऐसी 600 सफ़ात की किताबें लिखी जाए? ये मेरे ख्याल में एक फर्क है थोड़ा सा। इसके बावजूद कि इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल है, वो मेरे कोड़े खाने वाले साथी नासिर जैदी है। लेकिन मैं समझता हूं कि नासिर जैदी का वही हाल है जैसे हम कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंसी हुई है। आते हैं अभी जब जिया के दौर में आपको और दूसरे जो सहाफी थे, आपने जिस तरह बताया उनको कोड़े मारे गए, हमने बल्कि कुछ अखबारात में जो पुरानी उस वक्त की पिक्चर्स छाया हुई थी उस दौर की, जब ये हुआ था या उसके बाद, वो अभी भी कई तराशे ऐसे आते हैं, हम देखते हैं कि इमेजेस के जनाब उनको जो है वो कोड़े मारे जा रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको जेल लेकर गए थे, आप कितना अरसा वहां पर रहे और उस वक्त जो इरा था उस वक्त क्या क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ हुआ, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ये आप मेरे बारे में सवाल कर रही हैं, तो मेरे बारे में सबको पता है कि मेरी जो जेलें हैं वो 1978 से लेके 1982 तक 5 साल बनते हैं। मैंने सिंध और पंजाब की 7 जेलों में ये अरसे काटे हैं। मैंने लाहौर का शाही किला और लाहौर का लाल किला, जो स्टैब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर था लाहौर में, उसके जेरे जमीन 4 बाई 4 फुट के कमरों में भी कैद रहा हूं। तो हमने जो सौकतें, मुसीबतें, मेरी तरह उस वक्त जो गिरफ्तार होने वालों की तादाद थी ज़िया-उल-हक के जमाने में, रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वालों की, वो आलिया शाह 1000 के करीब थी। क्या आज मेरे पास या आज हमारी जो मौजूदा क़यादत है, वो उसने होमवर्क किया है कि उसके पास अगर गिरफ्तारियां देनी पड़ जाए तो 1000 आदमी जो है वो जेलों में ठोंसे जा सकते हैं? हम उनको रजाकाराना तौर पे भेज सकते हैं? अगर हम भेज सकते हैं तो फिर उनके अहले खाना के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो होमवर्क होता है, ये होमवर्क के बगैर एक तहरीक शुरू हुई है। अल्लाह करे कि ये बड़े नेक मकसद के लिए हुई है और पाकिस्तान की सहाफत और पाकिस्तानियों जो सहाफी है, उन पर ये दुनिया का कड़ा तरीन वक्त है। और मेरी ने कामयाबियां हासिल की थी। जनरल जिया कहता था, जो अखबार बंद है वो बंद रहेगा। हम उसको, जो अखबारात वो बंद करता था, हम उसको अपनी जिद्दोजहद से खोल के दिखाते थे कि तुम कहते थे अखबार बंद रहेगा, ये देखो अखबार खुला। इसका होल्ड है। मैं समझता हूं कि पंजाब की सबसे बड़ी जमात जो है वो नून लीग है, नवाज शरीफ की। ये बयानात तो दे रहे हैं सारी पार्टियों के लोग, मौलाना फजलुर रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, इनके साथी हो, कि जी हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। हमने देखना ये है कि अब ये तहरीक अगर शुरू हुई है, आज देखते हैं कि आज रात इनका धरना है, उसके बाद इनका क्या प्रोग्राम है। तो ये दामे दरमे सुखने सहाफियों की क्या मदद करते हैं? क्या सहाफियों के साथ ये जेलों में जाने के लिए तैयार है अमली तौर पे? जो पीटीआई को, यही पीटीआई तो खुद भी ये मानती है ना, हुकूमती जमात जो इस वक्त की है, वो तो वो खुद भी ये मानते हैं कि इनका जो धरना था उसको दिखाने में, इनको इक्तदार में लाने में मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है। मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया कि ऑपोजिशन उस वक्त ये थे कि ऑपोजिशन को इतनी कवरेज थी कि उनकी बात जो है वो पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया तक पहुंची। तो फिर क्या वजह हुई कि ये कर रहे हैं? इनको तो मीडिया को मजीद आजाद करना चाहिए था। मैंने आज एक टेलीविजन ने, बल्कि जियो टेलीविजन ने कम अज कम 10 या 12
तकरीरें दिखाई हैं इमरान खान की, जिसमें वो मीडिया की आज़ादी की बात कर रहा है और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहा है और सहाफ़ियों के हकूक़ की बात कर रहा है। और बदनसीबी ये है कि इमरान खान के दौर में कम से कम 8 से 10 हजार जर्नलिस्ट बेरोजगार है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, ये खाकसार जिसने 5 साल जेल में गुजारे, ये खाकसार जिसने शाही किला देखा, जिसने 7 जेलें देखी, मैं घर में बेरोजगार बैठा हूं। ये जो मैं 24 पे अभी आपने बताया कि मैं जा रहा हूं, ये मैं वक्त गुजारने के लिए जा रहा हूं, अपना टाइम पास करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है। अगर मेरे जैसे आदमी का जो इतना बाअसर है और सोशल लाइफ में बहुत एक अहमियत रखता है, मेरा ये हाल है, तो बाकी लोग जो अपनी तनख्वाहों से, जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, सैकड़ों सहाफियों के बच्चे स्कूलों से उठा लिए गए हैं। सैकड़ों सहाफियों के घरों में रोटी नहीं पक रही। पाकिस्तान में सहाफी रात को मुंह पर चादर ओढ़कर अंडे बेचते हैं, गरम अंडे बेचते हैं। सहाफियों ने पोखे खोल लिए हैं, भटूरे बेचने लग गए हैं। सहाफी जो है वो कबाब की सीखें बना रहे हैं। ये दौर है इस वक्त इमरान खान का। माजी देखे, इमरान खान को इमरान खान बनाने में इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो जियो हो या ओवरऑल मीडिया हो, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं समझता हूं, जो जहां तक मुझे समझ है, कि इमरान खान को कोई मामला था मीर शकील उर रहमान से। मीर शकील उर रहमान से कोई मामला था। पहले उसने मीर शकील उर रहमान को आते ही कि जेल में बंद किया। तो इसी तरह मैं समझता हूं कि मीर शकील उर रहमान से या इस तरह मुमकिन है 2-4 और सहाफी हो जिनसे इन्होंने कोई बदला लेना हो, वो बदला पूरी सहाफी बरादरी से लिया जा रहा है। और सहाफी बरादरी के मुआशी हालात जो है, तार में आपने एंकरशिप भी की है, आपने बहुत कुछ किया है, टेलीविजन में भी काम किया है, जर्नलिज्म में भी किया, सारा कुछ किया आपने। आप सोच भी नहीं सकते कि आज पाकिस्तान में सहाफत क्या खड़ी, जवाल पजीर है, डिक्लाइन, टोटली फेल। का तो रोल यही है कि हुकूमत के हक में तो आप नहीं बोलते ना, आप तो जो हुकूमत कर रही होती है वो दिखाते हैं। तो आप समझते हैं कि क्योंकि इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, इस वजह से जब उनके ऊपर तनकीद का आगाज हुआ और फिर बहुत ज्यादा अब तनकीद हो रही है, तो इस वजह से ये खौफ में आके कर रहे हैं। तनकीद सहाफी का अवलीन काम ये होता है कि वो सच्ची खबर आवाम तक पहुंचाए, सच्ची खबर आवाम तक पहुंचाए और बर वक्त पहुंचाए। अगर वो खबर को 1 दिन या 2 दिन के लिए रोक लेता है कोई सहाफी, वो खबर खबर नहीं रहती, वो हिस्ट्री बन जाती है, तारीख बन जाती है। आप मुझे बताएं कि 3 साल पहले अगर रोटी 2 रुपए की थी और आज रोटी 12 रुपए की है, तो मीडिया ना बताए कि 12 रुपए की रोटी बिक रही, मीडिया ना बताए कि लोग जो है चावल खाने से तरसते हैं, मीडिया ना बताए कि जो प्याज है, प्याज आज मैंने खुद भी खरीदा। हमारे दरवाजे पे सब्जी वाला आया तो मेरी बीवी ने कहा कि ये प्याज ले लो और कुछ नहीं चाहिए। मैंने उससे 2.5 किलो प्याज लिया, उसने मुझसे 300 रुपए लिए। अब थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी पूछती है कि कितना प्याज लिया आपने? मैंने कहा 2.5 किलो लिया। तो कह रही है आपने 150 रुपये दिया होगा। 300 रुपया दिए हैं। कह रही पिछले हफ्ते मैंने 150 रुपया दिया था। 1 हफ्ते में प्याज की कीमत दुगनी होगी। लोग जिंदा कैसे रहें? ये आपने रोजगार भी छीन लिए हैं, आपने खाने पीने की चीजें जो है वो लोगों की दस्तरस में नहीं रहने दी, आपने बाजार उजाड़ दिए, आप कोरोना को भी बीच में लाते हैं।
भाई कोरोना पाकिस्तान में नहीं आया, कोरोना पूरी दुनिया में आया है। और कोरोना ने सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद नहीं किया, कोरोना ने बड़ी बड़ी ताकतों की जो मईशत है उसको भी बर्बाद किया है जी। हम अपने दूर की बात नहीं करते, आप जैसे मुल्कों में रहते हैं उनकी बात नहीं करते, हम अपने हमसाया मुल्कों की बात कर लेते हैं। क्या हमारे हमसाया मुल्कों में कोरोना नहीं आया? क्या हमारा एक हमसाया मुल्क, उसमें हमसे ज्यादा बहुत बड़ी शिद्दत के साथ कोरोना नहीं आया? क्या वहां हमसे ज्यादा कई गुना लोग नहीं मरे? क्या वहां की मईशत और पाकिस्तान की मईशत एक तरह की है? हम कंट्रोल नहीं कर सके। इमरान खान से गलती ये हुई कि मैंने 22 साल स्टडी की है, इकट्ठे कर ली है, और माहरीन जो है, और माहरीन का हाल ये है कि 3 साल में 6 वजीर खजाना तब्दील कर देता है जी। हर तीसरे हफ्ते में 2 वजीर बदले होते हैं। मौसूफ के पास ना टीम थी ना टीम है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान जो है वो कोई बदनवान आदमी है या बदनीयत आदमी है। मैं समझता हूं कि मेरा मोहतरम वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब वो कानों के कच्चे हैं, और अगर मुआफ फरमाए मुझे इमरान खान साहब आप थोड़े से बेवकूफ भी जी। अच्छा खबर साहब, ये सब जो बताया आपने सर, ये जो चलिए एक और मामला चल रहा है उस पर भी मैं चाहूंगी आप अगर अपनी राय दे दें। ये जो ईवीएम मशीनों का मामला चल रहा है कि जो हुकूमत है वो इस बात पे तुली हुई है, उसका ये इंसिस्ट कर रही है, वो ये कह रही है कि जनाब जो इलेक्शन है वो ईवीएम मशीन्स के बगैर नहीं होंगे, उन्हीं के साथ होंगे। हम इसको, हालांकि उसके ऊपर बड़ा पैसा लग रहा है, सब कुछ है, जबकि जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि नहीं, ईवीएम के बगैर जो है हम इलेक्शन करेंगे, वरना हम इसका जो है वो जाहिर है कि इसका मुखालफत करेंगे। आपके ख्याल में क्यों ऐसा? अली शाह साहबा, जो मुमालिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे गए थे वो वापस नॉर्मल तरीके पे आ गए हैं, क्योंकि ये मशीनें जो हैं ये धांधली रोकने में साबित हो चुका है पूरी दुनिया में कि ये नाकाम है। इनके जरिए मजीद धांधली तो की जा सकती है, धांधली रोकी नहीं जा सकती। इनके जरिए आप वोटर की शनाख्त जो है पकड़ सकते हैं फौरी तौर पे। एक मशीन ने अगर 100 वोट वसूल किए हैं तो आपके सामने नाम आ सकते हैं कि 100 आदमियों ने किसको वोट दिए हैं। अब अपोजिशन जमातों ने कर दिया जी, रिजेक्ट कर दिया, गलत किया जी, अपोजिशन जमातें ही गलत है जी, उनकी हर बात गलत है जी, उनकी ये मशीनों के बारे में भी उनकी फिलॉसफी गलत है। जब आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन मशीनों को रिजेक्ट कर देता है तो आपने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत की तरफ से गालियां दी गई, वफाकी हुकूमत वजीर की तरफ से गालियां दी गई, उस पर इल्जाम लगाया गया कि इसने अपोजिशन से पैसे पकड़े हुए हैं, उसमें बेशुमार गंदे इल्जाम लगाए गए। मेरे ख्याल में जिस पहली हुकूमत मैंने देखी है पाकिस्तान में जिसने इलेक्शन होते हैं, जो जमातें हारती हैं वो धांधली का इल्जाम लगा देती हैं, वो कहती है जी इलेक्शन कमीशन जो है वो साथ मिला हुआ था। अभी तो इलेक्शन होने में 2 साल बाकी है। अगर आपके इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि ये मशीनें उस मकसद के लिए नाकारा है जो मकसद आप बता रहे हैं, तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई राज पोशीदा है। जाहिर है हर जगह यही होता है कि जो जब हुकूमत में जो भी आता है वो ये पसंद नहीं करता कि उसकी खामियों को दिखाया जाए, लिहाजा मीडिया के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन काला कानून जिसको अब हम कह रहे हैं कि ऐसा कानून लाने की तो कभी बात नहीं हुई या नहीं लाने दिया गया था कि जिसके ऊपर आप देखें कि आपने अगर कोई कुछ भी करना है तो उसके ऊपर आपको पहले हुकूमत से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उनके पास दरखास्त जमा करवानी पड़ेगी, यानी टोटली वो इंतजाम के जिसके ऊपर आप जुबान खोल ही नहीं सकते किसी चीज पर। तो एक जमहूरी हुकूमत से तो ऐसी तवक्को नहीं की जानी चाहिए ना। देखिए, बेरोजगारी हुई, लोग सड़कों पे नहीं आए, महंगाई हुई, लोग सड़कों पे नहीं आए, बच्चों की तालीमें खत्म हुई, एजुकेशन खत्म हुई, बेशुमार लोग हमें सड़कों पे एहतजाज करते हुए नजर नहीं आए।
लेकिन आलिया शाह, मैं आपको बताऊं कि अगर ये ताकत के जरिए ये ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जो है, ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वो रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा आज़ादी सहाफत का एहतराम करती है और उससे मोहब्बत करती है। लोग सड़कों पे आएंगे, और एक आदमी ने कहा था कि इस बुनियाद पे खाना जंगी भी शुरू हो सकती है। तो मैं इस बात की तायद करता हूं कि ये इशू जो है पाकिस्तान के अवाम का इशू बन सकता है, और बड़ा इशू बन सकता है, और इमरान खान की सियासत और हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। तो सर, क्या ऐसा खतरा कि हुकूमत चली जाए, ऐसा लगता तो नहीं? वो तो अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, स्टैब्लिशमेंट किसी के साथ नहीं होती, एक बात याद रखना। स्टैब्लिशमेंट जो है किसी के साथ नहीं होती। आपने जनरल जियाउल हक को, भुट्टो साहब को देख के, वो मुंह से सिगरेट निकालता है, हाथों में मसलता है, और मसला हुआ सिगरेट जो है वो अपनी जेब में डाल लेता है। ये फिल्म देखी है आपने? ये वीडियो बनी हुई है। अच्छा। स्टैब्लिशमेंट उस वक्त तक हुकूमत के साथ होती है जब तक कि अवाम एहतजाज के लिए बाहर नहीं आते। जब अवाम एहतजाज के लिए बाहर आ जाते हैं तो स्टैब्लिशमेंट अवाम की हो जाती है, हुकूमत की नहीं रहती। चलिए खबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, इसी नोट पे आपने एक इतनी अहम बात कह दी। तो आप, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बड़ी आपने जो है वो इसके ऊपर तफसीली तज्जिया किया, हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू, थैंक यू।